हेलो बच्चों, मैं सुकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एके डिजिटल इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है मेरे दोस्त। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th का साइंस का सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में ना। भाई एनसीईआरटी बुक में आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है, कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है, और कौन से चैप्टर आपके कट गए हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे ना। तो देखिए भाई, ये यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए है, जैसा कि सारे थंबनेल में लिखा गया है। जितनी भी सिलेबस की वीडियो आ रही है आप सारे सिलेबस पहले देख लो कि आपको पूरी किताब में पढ़ना क्या है। जब आपको पता चल जाएगा पूरी किताब में हमें क्या पढ़ना है तो आपकी पढ़ाई बहुत ही मजेदार होने वाली है मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे क्या है ना। भाई पहला चीज आप लोग को मालूम है कि जब यूपी बोर्ड में आपका जो पेपर होगा वो पेपर होगा 70 नंबर के, लेकिन आपके जो मार्कशीट आते हैं उसमें तो 100 नंबर में से दिया रहता है। तो आपके खुशी के लिए मैं बता दूं आप लोगों को कि आपका क्या होगा। भाई यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हो कि 70 अंक के आपको लिखित परीक्षा होगी, 30 नंबर आपको पेपर मतलब जो प्रैक्टिकल होते हैं आपके विद्यालय में 30 नंबर प्रैक्टिकल के मिलते हैं और 70 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, जिसमें आप प्रोजेक्ट कार्य वगैरह बना के दोगे टीचर को तो वो क्या करेगा, आपको 30 में से 30 दे देगा। हो सकता है 30 में से 28 दे दे, 30 में से 29 दे दे, लेकिन देता है भाई, ऐसी कोई बात नहीं, 30 में 30 दे देता है। लेकिन जो आपका बोर्ड ऑफिस से पेपर बनेगा वो बनेगा 70 नंबर के। कितने नंबर के बनेगा मेरे दोस्त? 70 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, आपको 70 नंबर में से कितना नंबर पास होने के लिए चाहिए तो बता दें कि 70 नंबर में से आपको कितने नंबर चाहिए? 70 नंबर में से आपको 23 नंबर पास होने के लिए चाहिए, इतना याद रखना। तो आप वहां से 23 नंबर पा जाओगे, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब समझो बात की क्या बात है भाई कि कुल 33 अंक होने चाहिए। कुल 33 अंक का क्या मतलब है भाई? 23 और 10 मतलब 23 आपको बोर्ड ऑफिस से लाना होगा और 10 नंबर आपको प्रैक्टिकल में आना चाहिए, यानी कुल टोटल कितने नंबर होने चाहिए? 33। तो आपको 100 में से कितने नंबर लाना है? 33 नंबर। 70 में से कितने नंबर लाना है? 23 नंबर। तो ये रही बात आपकी सिलेबस, आपके नंबर के, आपके पेपर कितने होने वाले हैं। ठीक है मेरे दोस्त, जिसमें से 50 नंबर आपका लिखित पेपर होगा और 20 नंबर आपका होगा MCQ। ठीक है, यानी OMR पे होगा क्वेश्चन, इतना विशेष ध्यान देना। चलो ये बात हो गई। अभी मुझे चैप्टर क्या पढ़ना है सर, किस चैप्टर से कितने कितने नंबर आने वाले हैं उसको ध्यान समझ लो। भाई देखो, पहली बात यहाँ इकाई की बात चल रही है, कितने आपके यूनिट हैं। ठीक है, यूनिट कितना है भाई? 5 यूनिट है। ठीक है, पहला यूनिट क्या है? रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। ये आपके कितने नंबर के आएंगे? 20 नंबर। अब इसमें 20 नंबर का मतलब क्या? पूरी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपकी पहला लेसन, दूसरा लेसन, तीसरा, चौथा, 4 लेसन आपका रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री है। तो चारों चैप्टर से आपको कितने नंबर मिल जाएंगे केमिस्ट्री से? 20 नंबर। ठीक है, जैव जगत, अब जैव जगत से भी कितने नंबर आपके आएंगे? 20। ठीक है, प्राकृतिक घटनाएं से कितने आएंगे? 12। विद्युत प्रभाव से कितने आएंगे? विद्युत का प्रभाव कितना आएगा भाई? 13 नंबर। प्राकृतिक संसाधन से कितने आएंगे? 5। यानी टोटल आपको कितने नंबर हो गए भाई? 70 नंबर। यानी 70 नंबर का आपका पेपर बनने वाला है। इन चैप्टरों से इतने इतने नंबर आएंगे। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिलेगा। टोटल कितने नंबर हो गए? 100। ठीक है, और जो आपका रिजल्ट बनेगा वो 100 नंबर में से बनेगा। चलो ठीक है, आगे बात हम लोग करते हैं भाई। आगे क्या है, आगे की कहानी क्या है? अब भाई देखो, यूनिट पहले में कितने चैप्टर आते हैं ध्यान समझो। यूनिट पहले में रासायनिक पदार्थ यानी प्रकृति एवं व्यवहार में आपको कितने चैप्टर आएंगे? भाई देखो, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ये पहला चैप्टर है आपका, चैप्टर भी बताते चल रहे हैं। ठीक है, अम्ल क्षार लवण जो है वो आपका दूसरा चैप्टर है। धातु अधातु कितने चैप्टर है? तीसरा चैप्टर है। कार्बनिक यौगिक कितना है? चौथा चैप्टर है। तो ये चारों चैप्टर आपके क्या हो गए? केमिस्ट्री के। ये किसके हैं भाई? केमिस्ट्री के। ठीक है, ये केमिस्ट्री के चैप्टर हैं आपके, ध्यान समझना बात को। इन्हीं चारों चैप्टरों से कितने नंबर आपके आने वाले हैं? 20। देखो 20 अंक, आपको 20 अंक यहां से मिल जाएंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लो, 20 नंबर यहां से आपको मिलने वाले हैं। अब रही बात पहले चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है मेरे दोस्त, तो पहले चैप्टर में पढ़ना क्या है? ठीक है, देखो रासायनिक समीकरण पढ़ना है। ठीक, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जैसे संयोजन अभिक्रिया, अपघटन यानी वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उपचयन अपचयन, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है पहले लेसन में, यानी चैप्टर 1 में।
अगर ये सारे टॉपिक आप पहले चैप्टर में पढ़ लेते हो, चलो ठीक है, तो आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, रासायनिक अभिक्रिया। चलो उसके बाद हम लोग बात करते हैं अम्ल क्षार लवण में। अम्ल क्षार लवण में भी यही सारी चीजें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? H+ और OH- आयनों के आधार पर अम्ल क्षार और लवण की परिभाषाएं, कि अम्ल होता क्या है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, ये सारी चीजें हमें दूसरे चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद भाई आप समझो जरा, उसके बाद हमें पढ़ना है समान गुणधर्म और उदाहरण पढ़ना है किसका? अम्लों का। उसके बाद उपयोग पढ़ना है, क्या क्या उपयोग होता है भाई अम्ल का, कहाँ कहाँ उपयोग होता है, ये सारी चीजें पढ़ लेना। उसमें पीएच पैमाना, ठीक है, लघु गुणक से संबंधित भाई ये सब जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, इसने बोल दिया है तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ये टॉपिक आपका। अभी मैं चैप्टर पढ़ाना चालू करूंगा तो मैं सारा चीज बताऊंगा आप लोगों को। उसके बाद समझो सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण, इन सभी की विधि और उपयोग, ये किस चैप्टर में पढ़ना है मेरे दोस्त? ये आपको पढ़ना है दूसरे चैप्टर में। ठीक है, तो पहला चैप्टर ये है और दूसरा चैप्टर ये है। आगे हम लोग चलते हैं तीसरा चैप्टर में, यानी धातु और अधातु की बात करते हैं। धातु का मतलब क्या है भाई? धातु पढ़ना है, अधातुओं के गुणधर्म पढ़ना है। ठीक है, देखो ये सारी सिलेबस की चीजें हैं। अभी जो भी आपका चैप्टर, जैसे पहला चैप्टर आएगा ना, तो पहले चैप्टर में ये सारे टॉपिक आपको बताए जाएंगे, ये सारे टॉपिक, बस खाली इतना पढ़ लो, बाकी और ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना काफी है आपके लिए। बात समझ रहे हो ना? इतना आपका काफी है, ज्यादा पढ़ो चाहे मत पढ़ो भाई, कम ही पढ़ो लेकिन ज्यादा पढ़ो, कम समय में सारी चीजें कवर कर लो अपना। ठीक है, अब जो कटे हुए हैं आपके सिलेबस में नहीं है, उसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला। भाई आपने पढ़ तो लिया, चलो ठीक है, जानकारी के लिए अलग हो गई बात, भाई अपने जानकारी के लिए पढ़ लिया, वो अलग बात हो गई, लेकिन पेपर में नहीं आने वाले वो, क्योंकि जो सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग पेपर बनता है, आप इतना पता होगा आप लोगों को ना। चलो इसमें क्या पढ़ना है भाई? धातु और अधातु के गुणधर्म पढ़ना है, आयनिक यौगिक का निर्माण, गुणधर्म, सक्रियता श्रेणी, धातु कर्म, ठीक है। उसके बाद संक्षारण पढ़ना है और उसका निवारण पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें किस में पढ़ना है? अम्ल क्षार लवण में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अगला चैप्टर आपका क्या है भाई? अगला चैप्टर आपका है कार्बनिक यौगिक। चलो कार्बनिक यौगिक में क्या क्या पढ़ना है? ये चौथा चैप्टर है, मैंने बोला ये तीसरा, ये दूसरा, ये पहला। ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़ना है? कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी व आबंध, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, समजातीय श्रेणी। ठीक है, और इसमें क्या पढ़ना है? क्रियात्मक समूह या प्रक्रियात्मक समूह आपको बोल सकते हो। आगे क्या दिया है? कार्बनिक यौगिकों में जैसे हमें पढ़ना है हाइड्रोजन, ठीक है, एल्कोहल पढ़ना है, कीटोन पढ़ना है, एल्डिहाइड पढ़ना है, एल्केन पढ़ना है, एल्कीन पढ़ना है, एल्काइन पढ़ना है। ये सारी चीजें हमें किस में पढ़ लेना भाई? और इसमें कुछ अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे आपका दहन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। नहीं देखो, ये नाम पद्धति सबसे इंपॉर्टेंट है। नाम पद्धति का मतलब IUPAC, ठीक है, IUPAC नामकरण करना है, नाम पद्धति, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अभी इस पे ज़्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे, ये सारे टॉपिकें हैं, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट मार लो और देख लो हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, अभी मैं सबका बताता चलूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए और देख लीजिए कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, और मैं बता भी दे रहा हूँ ये सारी चीज़ें पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल में केवल गुणधर्म पढ़ना है, साबुन और अपमार्जक पढ़ना है। ये आपके चौथे चैप्टर के टॉपिक हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका कौन से चैप्टर का है भाई? ये चैप्टर आपका है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चैप्टर से आपके कितने नंबर आएंगे? 20 नंबर आएंगे। तो ये 4 चैप्टर आपके फाइनल हो गए। अब चलते हैं भाई, ये केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई आपकी, आगे चल रहे हैं हम लोग। चलो अभी इकाई 2 में आ गए। ठीक है, इकाई 2 में आ गए। अभी इकाई 2 में हमें क्या करना है मेरे भाई? ध्यान समझना बात को। जैसे देखो जैव जगत, इससे भी कितने नंबर आने वाले हैं? 20 नंबर आने वाले हैं। ठीक है, हालांकि ये आपको कौन पढ़ाएगा भाई? फरहान सर। ठीक है, ये आपको कौन पढ़ाने वाला है? बायोलॉजी, फरहान सर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, लेकिन सिलेबस मैं ही बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट पहले तो ले लो, क्या क्या पढ़ना है आप यहाँ से समझ सकते हो ना। भाई देखो पहला चैप्टर आपका है भाई, ये 5वां चैप्टर है, क्योंकि 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं उधर। ये आपका 5वां चैप्टर है। 5वें चैप्टर में आपका क्या पढ़ना है भाई? जैव प्रक्रम, ये आपका पार्ट है। इसमें आपका सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण पढ़ना है, श्वसन पढ़ना है, परिवहन उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा पढ़ना है। ठीक है, तो ये हालांकि बहुत लंबा बहुत बड़ा टॉपिक होता है,
इसमें आपके पार्ट बाई पार्ट चलेंगे, जैसे पोषण अलग, श्वसन अलग, परिवहन अलग और उत्सर्जन अलग, ये आपके पार्ट बाई पार्ट चलेंगे। ठीक है, बहुत लंबा चैप्टर है। ठीक है मेरे भाई, चलो उसके बाद क्या चलते हैं भाई, हम लोग चलते हैं जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। तो ये आपका चैप्टर, हालांकि चैप्टर में खाली नियंत्रण एवं समन्वय दिया है, आपके ये 6वें चैप्टर का टॉपिक है। ठीक है, 6वें चैप्टर में आपको खाली नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है भाई, इसमें पढ़ना है पौधों में दिशिक गति, पादप हार्मोन्स का परिचय पढ़ना है। ठीक है, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय की बात हो रही है। तंत्रिका तंत्र की बात चलेंगे हम लोग, इसमें ऐच्छिक पेशियां और अनैच्छिक पेशियां, जिसको बोलते हैं ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ोगे। प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन्स, ये सारी चीजें आप किस चैप्टर में पढ़ोगे, 6वें चैप्टर में। हालांकि पहले ये 7वां चैप्टर था, ये पहले 7वां चैप्टर था, लेकिन एक चैप्टर आपका 5वां कट गया है, तत्वों का वर्गीकरण, इसके अकॉर्डिंग आपका ये 6वां चैप्टर हो गया। अगला चैप्टर है 7वां, ये जब प्रजनन करके है। 7वें चैप्टर प्रजनन मतलब जीव जनन कैसे करते हैं। अब जब एनसीईआरटी की बुक उठाओगे उसमें लिखा होगा जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं, ये चैप्टर करके होगा। या प्रजनन, इसमें क्या पढ़ना है भाई, जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन पढ़ना है, लैंगिक जनन पढ़ना है और अलैंगिक जनन पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद प्रजनन स्वास्थ्य पढ़ना है, आवश्यकताएं पढ़ना है, परिवार नियोजन पढ़ना है। ठीक है, मतलब परिवार नियोजन की विधियां, सुरक्षित यौन एवं HIV एड्स, और पढ़ना है प्रसूति एवं प्रजनन स्वास्थ्य। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको किसमें पढ़ना है, आपको प्रजनन वाले चैप्टर पढ़ना है, यानी 7वें चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, और जिसको आप फरहान सर बहुत ही बाकायदे से पढ़ाने वाले हैं आप लोगों के, खुशी की लिए बात भाई। साइंस में मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, आप लोग को मालूम ही है। अब बायोलॉजी का पार्ट आपको फरहान सर पढ़ाएंगे। चलिए, उसके बाद अगला है अनुवांशिकता। ठीक है, अनुवांशिकता में क्या पढ़ना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। पहली बात तो अनुवांशिकता, मेंडल का योगदान, लक्षणों की वंशागति के नियम, लिंग निर्धारण, इसको संक्षिप्त परिचय में पढ़ना है हमने ना। तो ये आपका मतलब ये आपका है जैव जगत के बारे में, जैव जगत के बारे में ये है। इससे कितने नंबर आपके आएंगे, 20 केमिस्ट्री से, 20 बायोलॉजी से, यानी टोटल आपके कितने नंबर हो गए अभी तक, 40 नंबर। सोचो मेरे भाई, अगर आपने 5 चैप्टर, लगभग कुल 7 चैप्टर पढ़ लिया ना, 7, ये 8वां चैप्टर। ठीक है, मान के चलो ये 8वां चैप्टर है, तो 8वां चैप्टर है ना भाई, तो 7वां चैप्टर ये रहा, 8वां चैप्टर ये रहा। अभी 8 चैप्टर आपका यहाँ से फाइनल हो गया, और 8 चैप्टर से लगभग आपके 40 नंबर पक्के हो गए। यानी देखा जाए तो एक चैप्टर से आपके 5-5 नंबर मान के चलो। 8 पंजे कितने हो गए मेरे दोस्त, 40। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर है। आगे हम लोग चलते हैं, चलो अगली बात करते हैं, इकाई 3rd की बात करते हैं, यानी यूनिट 3rd की बात करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या है भाई, प्राकृतिक घटनाएं। प्राकृतिक घटनाएं में हमें क्या पढ़ना है, देखो ये आपका चैप्टर होगा प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन से रिलेटेड। ये टोटल आपके 12 नंबर के पार्ट है, यानी ये 9वें चैप्टर से चालू हो गया, क्योंकि 8वां चैप्टर पीछे हम लोग देख लिए, 8 चैप्टर से लगभग 40 नंबर आपके आ गए। ये आपके 9वें चैप्टर का पार्ट है ना। इसमें क्या पढ़ना है भाई, वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य फोकस दूरी, दर्पण सूत्र, निगमन नहीं। एक बात ध्यान देना, दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसको खाली हमें सूत्र भर पढ़ना है। ठीक है, यहाँ बोल दिया केवल दर्पण का सूत्र आपको पढ़ना है, यहाँ पे उसका निगमन नहीं पढ़ना है। कैसे ये सूत्र आता है ये हमें नहीं पढ़ना है, हमें केवल यहाँ पे दर्पण का सूत्र भर पढ़ना है मेरे भाई, इतना मान के चलो। उसके बाद आवर्धन, ठीक है, इसी का आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन आपको निकालना है। चलो ये रही बात परावर्तन की। अपवर्तन में क्या पढ़ना है भाई, अपवर्तन के नियम पढ़ना है, अपवर्तनांक पढ़ना है। ठीक है, अपवर्तन का नियम पढ़ना है, अपवर्तनांक पढ़ना है। गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन पढ़ना है, गोली लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब के बनने के नियम पढ़ना है, लेंस सूत्र। इसकी व्युत्पत्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली सूत्र बस आप पढ़ लो, इतना काफी है। कैसे ये सूत्र आता है वो मायने नहीं रखता। चलो ठीक है, आवर्धन पढ़ना, जैसे ये है ऐसे ये दोनों सेम ही है भाई। लेंस की क्षमता पढ़ना है। और सुनो, मानव नेत्र में लेंस का कार्य, दृष्टि दोष। देखो हालांकि ये अगला चैप्टर हो गया आपका ना भाई, ये चैप्टर 9वां था, 9वें में ये अपवर्तन है, ये आपका 10वां चैप्टर है। ये 10वां चैप्टर आपका है मानव नेत्र करके है।
मानव ने तथा रंग बिरंगा संसार करके है, ये आपका 10वां चैप्टर, जिसमें आपको क्या पढ़ना है भाई, देखो यहाँ से मानव नेत्र में लेंस का कार्य क्या है, दृष्टि दोष एवं निवारण, गोली दर्पण, ठीक है, लेंसों का अनुप्रयोग पढ़ना है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन और दैनिक जीवन में इनका अनुप्रयोग। तो ये सारी चीजें आपके 10वें चैप्टर का पार्ट है। अब अगर आपको यहाँ से 9वां 10वां तैयार हो गया, तो 9वां 10वां अगर तैयार हो गया तो आपको यहाँ से 12 नंबर मिल गए। अब 12 नंबर भाई कम थोड़ी होते हैं, ठीक है, 12 नंबर कम थोड़ी होते हैं, बहुत ज्यादा होता है। अब आपके लिए तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं भाई, अभी आ जाओ विद्युत का प्रभाव में क्या कहानी है इसकी, विद्युत के प्रभाव में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। अभी देखो ये चैप्टर इकाई 4 यहाँ चल रहा है ना, अब इससे आपको 13 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। विद्युत के प्रभाव में 13 नंबर आपको मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। ये चैप्टर विद्युत का है, ठीक है। विद्युत मतलब भाई अभी कितना था, 10 लेसन ना, ये आपका 11 लेसन है, ठीक है। पहले ये 12 था, लेकिन अब कुछ चैप्टरों को कटने की वजह से ये आपका चैप्टर आपका 12 हो गया। चलो अब उसके बाद समझो 11 हो गया, मतलब 12 था अब 11 हो गया। चलो क्या पढ़ना है, विद्युत का प्रभाव में मेरे दोस्त, ठीक है। विद्युत के प्रभाव में हमें पढ़ना है विद्युत धारा पढ़ना है, ठीक है। विभवांतर पढ़ना है भाई, विद्युत धारा किसे कहते हैं। अभी मैं यहाँ पे आप लोग को बताने लगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मेरे भाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई पहले आप सिलेबस देख लो। पहले आपको सिलेबस पता चल गया ना, जब सिलेबस पता चल गया तो बस काम क्या करना है भाई, इसको पीटना है और क्या। एक एक वीडियो बना दूंगा मैं इस पर, ठीक है, और सारे टॉपिक आपका मैं उसमें कवर कर दूंगा। तो भाई पहली बात तो विद्युत धारा आपको इसमें टॉपिक पढ़ लेना है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। उसके बाद विद्युत विभवांतर, विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता और उनके कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, ये पढ़ लेना है आपको, ठीक है। प्रतिरोधों का संयोजन में आपको श्रेणी क्रम, समांतर क्रम एवं दैनिक जीवन में इसका उपयोग, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, दैनिक जीवन में उसका उपयोग, ठीक है। इसमें शक्ति पढ़ना है, P, V, I तथा R में अंतर्गत संबंध, अंतर संबंध आप बोल सकते हो, ठीक है। तो चलो ये आपके टॉपिक हो गए विद्युत से संबंधित। उसके बाद अब आगे आते हैं 11 हो गया, 11 के बाद ये 12 लेसन ना, 12 लेसन में हमें क्या पढ़ना है भाई, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। एक तरीके से देखा जाए तो लगभग ये चुंबक वाले पार्ट हैं। अब इस चुंबक वाले पार्ट में हमें क्या पढ़ना है भाई, चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना है, क्षेत्र रेखाएं पढ़ना है, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर, या आप बोल सकते हो चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का लगने वाला बल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और घरेलू विद्युत परिपथ, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपको किसमें पढ़ना है, 12 लेसन में। अभी देखो इस दोनों चैप्टरों से मिलाकर, तीनों चैप्टरों से मिलाकर के नहीं, ये दोनों चैप्टर से मिलाकर आपके 13 नंबर हो गए और ये लास्ट का 5 नंबर आएगा, ठीक है। तो भाई देखो अगला इकाई आपका 5वां क्या है भाई, हालांकि ये 12, ये चैप्टर आपका हमारा पर्यावरण, ये चैप्टर आपका 13 है, ठीक है। ये चैप्टर आपका 13 है भाई हमारा पर्यावरण। इसमें क्या पढ़ना है, परितंत्र पढ़ना है, ठीक है। आपके पर्यावरण में जितनी भी सारी समस्याएं हैं उनको पढ़ना है। उसके बाद ओजोन परत पढ़ना है, ठीक है। अपक्षयन, अपशिष्ट, उत्पादन तथा निवारण, ठीक है। जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण पदार्थ, ये सारी चीजें आपको किस में पढ़ लेना है भाई, 13वें चैप्टर में। 13वें चैप्टर में आपको ये सारी चीजें पढ़ लेना है। ये कितने नंबर का आएंगे, 5 नंबर के आएंगे। तो टोटल आपके कितने नंबर हो गए मेरे भाई, 70 नंबर, ठीक है। टोटल कितने नंबर हो गए, 70 नंबर। 70 नंबर का आपका यहाँ से पेपर होगा। तो मैं आपका पैटर्न बता दिया ना कि भाई आपके 70 नंबर के पेपर होने वाले हैं, जिसमें से 20 नंबर 50 नंबर आपके क्या होंगे, 50 नंबर आपके लिखित होंगे, 50 नंबर लिखित होंगे, आप लिखोगे। 20 नंबर भी लिखित होंगे भाई, लेकिन इसमें रहेगा MCQ। भाई इसमें लिखना कहाँ है, इसमें तो गोला बनाना है ना। तो 50 नंबर आपको भाई ये तो लिखित ही रहेगा, ये तो लिखित ही रहेगा। लिखित में आपको इतना तो कॉपी में लिखना पड़ेगा, 20 नंबर MCQ करना पड़ेगा। तो टोटल कितने हो गए भाई, 50 20 70 नंबर हो गए, ठीक है। और 30 नंबर आपका होगा प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल होगा 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल, जो कि आपके विद्यालय से मिलेगा। तो 30 और 70 हो गए ना 100 नंबर का आपका पेपर है। और बच्चों याद रखना, सिलेबस पहले देख लो, पूरा वीडियो भगा के एक बार देख लो।
जिससे आपको सिलेबस पता चल जाए कि हमें किस चैप्टर में क्या पढ़ना है। जब ये मालूम चल जाएगा कि हमें पहले चैप्टर में कितने कितने टॉपिक पढ़ना है, दूसरे चैप्टर में कितने कितने टॉपिक पढ़ना है, तीसरे चैप्टर में कितने कितने टॉपिक पढ़ना है, यदि आपको ये पता चल गया तो जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो आप उसमें बोलोगे भी कि सर आपने ये चैप्टर उसमें बोला था और ये चैप्टर पढ़ाया है। तो आपको पहले तो सिलेबस पता होनी चाहिए। तो ये आपका सिलेबस का वीडियो है और ये सिलेबस को एक बार देख लो, दिमाग में और दिल में बैठा लो। फिर हम लोग अभी नए चैप्टर की ओर चलते हैं, यानी पहला चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो वीडियो आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। तो फिर पहली बात तो आपको एक बात बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और पहली बात कि दूसरों को शेयर जरूर करिएगा। समझ बात को। मैं हर बार मैं पहली बात क्यों बोलता हूँ जानते हो? अगर मैं दूसरा तीसरा बात करूँगा तो भूल जाओगे, इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहली बार आप क्या करो कि वीडियो को शेयर करो, ज़्यादातर बच्चों के पास शेयर करो। ऐसा नहीं है कि अपने घर में शेयर कर दी हो गया, आपके रिश्तेदार में, आपके ग्रुप में, स्कूल ग्रुप जो होगा वहाँ पे वीडियो को शेयर करिए और उनसे बोलिए कि चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, घंटा बजा लें, ठीक है। और हमसे जुड़ जाए भाई, एके डिजिटल इंस्टीट्यूट से जुड़ जाए। और अभी तक आप लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहाँ पे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो भाई। और इंस्टाग्राम आईडी भी हमारा है एके डिजिटल इंस्टीट्यूट के नाम से, वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उस पर भी शॉर्ट वीडियो आपको मिलते रहते हैं, नोटिफिकेशन भी सारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो 100 में 100 की तैयारी आपकी साइंस हो जाएगी, आप निश्चिंत रहो। आप लोग एके डिजिटल इंस्टीट्यूट से जुड़ रहे हो, ठीक है। तो भाई वीडियो को शेयर करना दोस्तों के पास। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।